और उस क्रम में चुनाव प्रचार भी धुआंधार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री से गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम सांसद और विधायक आपको नजर आ रहे हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर, जो आज बीजेपी की कमान संभालेंगे चुनाव प्रचार प्रसार की। और चलिए जोधपुर से खबर है। जोधपुर में बीजेपी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। साथ ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया और इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि 4 महीने पहले अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने पर कांग्रेस से सोनिया गांधी रैली में गई थी। अब कांग्रेस कह रही है वो तो चोर है, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। मैंने आजाद हिंदुस्तान के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ा, पर मुझे आज तक आजाद हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला जो 20 करोड़ के कमोड पे बैठ के काम कर रहा है या 40 करोड़ के पर्दे लगा रहा है। और वो किस नैरेटिव पे आया था, मैं कुछ नहीं लूंगा जी, मैं वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा जी, मैं मेट्रो से चलूंगा जी, मैं बस से चलूंगा जी। ये प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए जो शब्द का उपयोग किया है वो बड़ा उपयुक्त है। ये आपदा है और इस आपदा का अंत निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे ये आपदा का अंत हमेशा के लिए हो जाएगा। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में दिखाई देंगी। प्रियंका गांधी आज कोटला मुबारकपुर में जनसभा करेंगी और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगती हुई दिखाई देंगी। सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं। विधानसभा का सत्र का आज पहला दिन है, कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब मेरे पास पहुंच चुका है। मैं 2 पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा, परंतु उससे पहले मुझे आपके संरक्षण की अति आवश्यकता है। मेरे पहले प्रश्न में विभाग से पूछा गया था कि क्या पीपलदा क्षेत्र में 50% से ज़्यादा अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। विभाग ने बताया है कि 33% या उससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है। उस 33% पे जोर दिया गया है ताकि 33 संख्या में कम लगे, जबकि वास्तविकता रिपोर्ट यह है कि 60% ऑन एन एवरेज पीपलदा क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। जिस रिपोर्ट की प्रति मैं आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रखना चाहूँगा। इसी प्रकार मेरे दूसरे प्रश्न में विभाग ने खुद प्रश्न में बताया है कि 24,801 किसान प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा राहत के रूप में 1 फूटी कोड़ी किसानों को नहीं दी गई है। और तो और बड़ी चतुराई के साथ, अरे भाई मेरे सर, मैं आपका संरक्षण कर रहा हूं सर। ये तो आपने कहा, मैंने पढ़ा। प्रश्न पूछो ना, जो पूछना है सर, आप जो चाहते हो प्रश्न पूछो। प्रश्न सर ये है, प्रश्न का औचित्य नहीं है सर, डामाडोल करके जवाब दिया गया है। अभी उनका नंबर होने दो सर। अरे माननीय मंत्री जी देंगे जवाब। प्रश्न पूछूंगा, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। प्रश्न पूछूंगा, बैठिए। मान्य मंत्री जी सर, प्रश्न पूछूंगा, जो गलत जवाब दिया है बड़ी चतुराई के साथ, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा सर। आप क्यों बोल रहे हो? अरे बैठिए माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के न इधर के लोग बोले। बड़ी चतुराई के साथ मेरे प्रश्न पूछने के बाद 27/1/25 को किसानों के कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे लॉटरी में मेरा प्रश्न लग गया। सब क्या किसान टैक्स नहीं दे रहे हैं? भाषण नहीं, प्रश्न पूछो सर। प्रश्न मेरा इतना सा है। हाँ, वो पूछो सर। प्रश्न तो मैं पूछ लूंगा, पर जो जवाब डामाडोल चतुराई के साथ प्रश्न पूछो, जवाब उसका तो जवाब कोई ना कोई देगा सर सदन में। आप जो प्रश्न पूछो ना उसमें आपको मना थोड़ी है। प्रश्न किससे पूछे सर? अरे उत्तर दिलाना मेरा, अरे मेरा काम है। किसानों के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, इसका प्रमाण ये है कि माननीय मंत्री पूछना भी नहीं आवे। प्रश्न पूछना तो पहले शुरू करे। मेरा पहला प्रश्न ये है सर, माननीय कि मेरे को संसदीय मंत्री यहाँ पर हैं, उसके पहले आप खड़े नहीं होंगे सर। पहला प्रश्न मेरा ये है, आपका नहीं है। पहला प्रश्न ये है कि समय सीमा बताने का कष्ट करें कि किसानों को कब तक मुआवजा दे दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पहला इनका प्रश्न है, उसमें हमने कहा जी हाँ जी होए। अरे यह है मेरी अनुमति से दे रहे हैं, मेरी अनुमति से दे रहे हैं। मेरी बार बार खड़े ना हो, मेरी अनुमति से हो रहा है। आप क्यों खड़े हुए?
आप बैठो। आप, अरे ये काम मेरा है, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। अरे आप ये बात, मेरा काम है, मेरा काम आपको नहीं मिला है। ये काम मेरा है, सदन हैंडल करना मेरा काम है। नहीं, ये छोड़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं माननीय सदस्यों से, आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, उनसे भी कर रहा हूं, दोनों बिना अनुमति के खड़े न हो। कोई कहेगा व्यवधान आएगा, मैं बैठा हूं, नहीं होगा, किससे उत्तर दिलवाना ये मेरा काम है। चलिए आप चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, मैंने पहले क्वेश्चन में कहा है कि जी हाँ, जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा से प्राप्त 7D रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पिपलदा में बाढ़ से 33% इससे ये अधिक जवाब फसलों तो में। मिल चुका है, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिए। हाँ, अरे तो उसका उत्तर तो जवाब सुन दे लो, रहे हैं। फिर उसका ही जवाब दे रहे हैं आपको। न मिले दोबारा आपने जो पूछा है उसमें 25,458 हेक्टेयर में खराबा हुआ, मैं ये पढ़ रहा हूँ। आपने जो बताया कि हमारे वहाँ खराबा कितना हुआ, तो मैंने बताया है 25,458 में आपके फसलों का खराबा हुआ है। उसमें 24,801 प्रभावित किसान जिसको नुकसान हुआ है, उसके SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। किस तारीख को? मेरे पास तारीख भी है, सब कुछ है, आपको जवाब भी दूंगा मैं। और प्रभावित काश्तकारों को SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि अनुदान भुगतान किए जाने हेतु दिनांक 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सुनिए बात। अरे पहले उत्तर पहले बात तो सुनिए, बाद में आप सुनना ही नहीं कुछ रह चाहते। गया, आप पूछिए दूसरा। प्रभावित काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उसको शीघ्र ही आदान अनुदान भुगतान करने की प्रक्रियाधीन है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आने वाले समय में हमारे पिपलदा में 175 गांवों और दिगोद में 85 गांवों में बाढ़ से कुल 25,400 हेक्टेयर में 33% नुकसान हुआ था। उसमें ये जो किसान प्रभावित हुए 24,801, उनको जल्दी ही भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरा आपने जो बताया कि 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्दी ही उनका भुगतान कर दिया जाएगा। एक प्रश्न और पूछ लो सर, जो इसमें लिखा हुआ था वो का वही पढ़ दिया। गंभीर विषय है, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा किसानों के प्रश्न प्रति पूछो। कितना गंभीर ये सरकार है। प्रश्न पूछो, भाषण नहीं, उपस्थित नहीं है। प्रश्न पूछो। सर, प्रश्न का उत्तर तो होगा वही पढ़ उत्तर दिया। नहीं, उत्तर आपने कहा, मैंने पढ़ लिया। ठीक है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जैसा कि आपने स्वीकार किया कि नुकसान हुआ है, तो ये तो आपने फसलों का किया, निश्चित रूप से मकानों भी क्षतिग्रस्त हुए होंगे। क्या मकान जो क्षतिग्रस्त हुए उसका मुआवजा भी सरकार देने का विचार रखती है क्या? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों? मैं मकानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मकान क्षतिग्रस्त हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मकानों का इस क्वेश्चन में कहीं उल्लेख ही नहीं किया, परंतु तो भी मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कलेक्टर के माध्यम से कोई आएगा तो उसका जवाब, उसका भुगतान भी कर दिया जाएगा। ये क्या फसल था? अभी जवाब तो आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला क्वेश्चन माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि अतिवृष्टि से 50% खराबा हुआ था या नहीं हुआ था। मंत्री जवाब दे रहे हैं 33% या इससे अधिक। तो वो 33 का नहीं पूछ रहा माननीय मंत्री जी, वो 50 का पूछ रहा है। तो आप बता दें 50% कहां खराबा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे का इन्होंने पूछा है कि सरकार ने कितने किसानों को मुआवजा दिया, संख्यात्मक विवरण रखिए। तो आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ, जब माननीय सदस्य का क्वेश्चन लग गया तो आपने कहा 27 जनवरी 25, 6 दिन पहले जब क्वेश्चन लगाया तब आपने इसको अपलोड करने के निर्देश दिए। अभी तक चवन्नी भी नहीं मिली है। मंत्री जी ये बताइए, आप मुआवजा कब तक दोगे, ये बताइए। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, फिर आपको अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय प्रतिपक्ष नेता का सम्मान करता हूं,
पर जिस तरह से इन्होंने जो विधानसभा क्वेश्चन लगाए वो पीपलदा का लगाए, और उससे भी आगे अगर आप चल के मैं पीपलदा का ही पूछ रहा हूं, सुनिए, मैं बाहर का नहीं पूछ रहा। मैं पीपलदा का ही जवाब दे रहा हूं। पीपलदा का उत्तर दीजिए। हाँ, मैं पीपलदा का उत्तर दूंगा, और इससे आगे अगर आप 20 जिलों का पूछेंगे तो भी जवाब देने को तैयार हूं। पीपलदा का तो माननीय मंत्री जी, हाँ, तो मेरे पास सभी जवाब है। तो जैसे आपने बताया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अधिसूचना जारी होने के बाद में प्रदेश में 20 जिलों में बाढ़ से 33% नुकसान हुआ। सब प्रदेश का पूछ ही नहीं रहे हम। अरे पीपलदा का बता दो। आप बता रहे हैं, आप उत्तर सुन लो, फिर वही बात आप पूछेंगे, आप सुन तो सही महाराज। अरे भाई, समय एक ही प्रश्न में फिर कराना चाह रहे हो क्या? तय कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं पीपलदा का। पीपलदा में तहसील में 175 गांवों में, दिगोद में पीपलदा में 175 गांव, और उसके बाद में दिगोद में 85 गांव, और कुल मिलाकर 25,458 जो किसानों को नुकसान हुआ था, उसमें 33% जो फसलों को खराबा हुआ है, उसका हमने तुरंत कलेक्टर के माध्यम से हाथों हाथ ही आदान प्रदान करके उसका अनुदान कर देने की प्रक्रिया चालू कर दी है, और जल्दी ही हम उसका अनुदान करेंगे। अगला प्रश्न है कि यूनिस खां, हो गया 10 मिनट हो गए एक प्रश्न में। ये बता दे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा है कि 50% कितना खराबा हुआ। तो दिल्ली में लोकसभा की कार्यवाही और जयपुर में विधानसभा की कार्यवाही हुई थी। प्रश्नकाल हो रहा था, जहां पर पीपलदा को लेकर डिस्कशन हो रहा था, सवाल और जवाब। चलिए आगे बढ़ते हुए सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। अरविंद केजरीवाल आज सीएम आतिशी के लिए वोट मांगेंगे। केजरीवाल कालकाजी में चुनाव प्रचार करेंगे, और इसके अलावा केजरीवाल की छतरपुर में भी जनसभा होने वाली है। तो एक तरफ बीजेपी की आज 22 जनसभाएं हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम सांसद आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वहीं आप पार्टी ने में पूरी ताकत झोंक दी है। आज पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के लिए वोट मांगते हुए, जनसभा करते हुए, रोड रैली करते हुए नजर आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल भी चुनावी एक्टिव मोड में, और आप पार्टी भी आज पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक देगी, क्योंकि शाम 6 बजे तक का ही वक्त बचा हुआ है। दिल्ली के चुनावी दंगल में यमुना पर जहर वाली सियासत लगातार जारी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी केजरीवाल के यमुना में जहर घोलने वाले बयान पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली वालों से किए वादे पूरे करने में विफल रहे हैं। यही वजह है कि अब मुद्दे को भटकाने के लिए केजरीवाल हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए जरा। 2025 भी आ गया, यमुना की हालत उससे बुरी हो गई। अब ये आपके पास किस मुंह से आए? ये आपके पास तो आने जोगा नहीं रहा। आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया कि हरियाणा यमुना के अंदर जहर मिला करके भेज रहा है। यह इस प्रकार का प्रोपगंडा अगर कोई कर सकता है, उसका नाम केजरीवाल है। यह झूठ का दुकान खोल करके चला रहा है। केजरीवाल के हरियाणा पर यमुना में जहर घोलने वाले आरोप पर केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी हमलावर है। बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जहां केजरीवाल को झूठा बोलने वाली मशीन बताया, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केजरीवाल आरोप लगाते हैं। मोदी कहते हैं केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनाइए, तब विकास देखिए। केजरीवाल झूठ बोलने का मशीन है। क्या बोले थे कि जब तक जमुना साफ नहीं होगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोला था कि नहीं बोले थे? बोला था कि नहीं बोले थे? तो जमुना साफ हुए? जमुना साफ हुए? ये थोड़ा कानून मुझे ताकत दे देते थे ना, नामांकन देने का पहले केजरीवाल को जमुना में डुबकी लगा देता था मैं। केजरीवाल साहब बोल रहे थे कि जो पानी हरियाणा से आती है उसमें जहर मिलाया गया है, और वो होना बोते किए हैं बोल के वो बोलते हैं। ये सब झूठ है बोल के मोदी के लोग बोलते हैं।
दोनों झूठ बोल रहे हैं। आपने तो 15 साल उनको चांस दिया, हमारे कैंडिडेट को एक बार दो। अब देखो इस मोहल्ले की हालत क्या होगी, लोगों के लिए क्या काम करेंगे, ये हम दिखा देंगे। दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम दिग्गजों मोदी के साथ तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी, झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़े जाएंगे। साथ ही पीएम ने नारा दिया, आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, आपदा के लीडर उसे छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही दावा किया कि इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने रैली में बजट का भी जिक्र किया। बजट को मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट बताया। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। चुनाव प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसमें केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं पर हुए कई हमलों का जिक्र किया है और चुनाव आयोग में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त करने, आप वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित 4 मांगे की हैं। तो बीजेपी ने केजरीवाल पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी झुंझलाहट है, यह आज जनता से छुपी नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामांकन जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। दिल्ली में सभी पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने चुनावी हुंकार भरी है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।